Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं यहाँ पर क्लाइंट्स जब अपना ऑर्डर देते हैं तो उसकी जो फर्स्ट कॉस्ट है वो बहुत मिनिमल रहती है, बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है यानी कि उस सिस्टम को रनिंग रखने के लिए जो कॉस्ट है वो ह्यूज होती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करने वाले प्लेयर्स के लिए एक बार ऑर्डर मिल जाता है तो जो प्लेयर्स इन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं उनके लिए सिनेरियो ये होता है कि एक बार उनका सिस्टम उनके क्लाइंट्स ने कमीशन करवा लिया, देन क्लाइंट से लॉन्ग टर्म के लिए रिकरिंग रेवेन्यू आती रहती है फॉर द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स की नेचर है ये काफी हद तक एक आइसबर्ग से मिलती है। जिस तरह से एक आइसबर्ग सी लेवल के ऊपर बहुत छोटा दिखाई देता है बट एक्चुअल में अंडर वाटर उसका साइज ह्यूज होता है, उसी तरह से इन ऑर्डर्स का जो फर्स्ट कॉस्ट है वो काफी छोटा रहता है बट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आइसबर्ग के अंडर वाटर पोर्शन की तरह ह्यूज होती है। तो ऐसी ही एक इंडस्ट्री है HVAC यानी कि हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉक्सी प्लेयर है, जैसे कि डाटा सेंटर हो गए, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, रेलवे, इंफ्रा, एविएशन एंड मैनी मोर। तो इस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनको स्टडी करेंगे, इंडस्ट्री के सेगमेंट्स को स्टडी करेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट के अंदर हमें कितनी ग्रोथ मिल सकती है एंड किस तरह के बिजनेसेस के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। देन इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी हो सकती है, रीजंस क्या है इस ग्रोथ के, प्लेयर्स कौन से बेनिफिशियरी होने वाले हैं, जानेंगे सब इसी वीडियो में। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। हमारी मोटिवेशन के लिए आप सब वीडियो को लाइक जरूर करें एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं चाहूंगा कि वो चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, इंडिया की HVAC इंडस्ट्री ट्रिमेंडस ग्रोथ विटनेस कर रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस इंडस्ट्री का साइज 2024 में था 11.8 बिलियन US डॉलर्स, जो कि 2025 में हो गया 13.7 बिलियन US डॉलर्स एंड फोरकास्ट है कि बाय 2030 इस इंडस्ट्री का साइज डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि स्टर्निंग 16.3% के कैगर की ग्रोथ है। बट इस इंडस्ट्री के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं इनके बीच में ग्रोथ का बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस इंडस्ट्री को अगर हम अलग अलग सेगमेंट्स एंड कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करें तो उसमें फर्स्ट है रेजिडेंशियल HVAC, यहाँ पर बढ़ता हुआ पर कैपिटा इनकम, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, इन सब ने एयर कंडीशनिंग एंड एयर वेंटिलेशन को लग्जरी के बजाय नेसेसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। देन है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल HVAC, यहाँ पर जो डिमांड है वो ऑफिसेस, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, एयरपोर्ट्स इन सब से आ रही है। इसके अलावा जो डाटा सेंटर एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही है इस सेगमेंट में ग्रोथ के पीछे। एंड बिजनेसेस को डिस्कस करते टाइम शिप बिल्डिंग एंड डाटा सेंटर पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा। एंड उसके बाद इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि बेटर कंट्रोल एंड लोअर रनिंग कॉस्ट को प्रेफर किया जा रहा है, जिसके चलते स्मार्ट HVAC सिस्टम्स भी काफी ट्रेंड में आए हैं। तो सेगमेंट वाइज या कैटेगरी वाइज अगर हम ग्रोथ के कैगर को देखें तो रेजिडेंशियल HVAC 11 से 13% के कैगर पर ग्रो कर सकती है बिटवीन 2024 to 2034। तो इंडस्ट्री की जो थर्ड कैटेगरी है यानी कि IoT enabled एंड स्मार्ट HVACs, ये भी ग्रोथ के मामले में इसी का पार्ट रहने वाले हैं, बट जो बिजनेसेस इस ट्रेंड को क्विकली अडॉप्ट करेंगे वो कंपैरेटिवली हायर पेस पर ग्रो कर सकते हैं। बेराज हमारा सेकंड सेगमेंट है दैट इज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल HVACs का, यहाँ पर ग्रोथ के अलग अलग फोरकास्ट हैं। तो कमर्शियल HVAC भी 10 to 13% के कैगर पर ग्रो कर सकता है बिटवीन 2024 to 2034 एंड इसमें भी फर्दर जो इंडस्ट्रियल HVAC है ये 26% से ज्यादा के कैगर पर ग्रो करेगा बाय 2030। इसी में डाटा सेंटर के HVACs आएंगे एंड शिप बिल्डिंग के जो HVACs हैं वो भी इसी सेगमेंट में आएंगे एंड ये कंपैरेटिवली और भी फास्टर पेस पर ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल HVACs। तो अब आता है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के क्या रीजंस हैं, इनमें से कॉमन रीजंस पर हम अभी बात कर लेते हैं, देन सेगमेंट स्पेसिफिक रीजंस को हम बिजनेसेस की स्टडी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पहला कारण है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसका क्लाइमेट चेंज एंड राइजिंग कूलिंग नीड्स भी एक कारण है। उसके बाद अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्मार्ट कंट्रोल्स, IoT कनेक्टिविटी एंड एमर्जिंग ऑफ न्यू ट्रेंड्स लाइक VRF यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, ये भी एक कारण है। देन राइजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा सेंटर्स एंड शिप बिल्डिंग, ये भी एक कारण है। फ्रेंड्स, किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड इन इनिशिएटिव्स के बिना किसी भी इंडस्ट्री के लिए सूटेबल इकोसिस्टम नहीं बनता। तो इस इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो कुछ रेटिंग्स हैं जिन्हें की मैंडेटरी किया गया है एंड ये रेटिंग्स एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाती है, जिसमें से फर्स्ट है BE स्टार रेटिंग यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देन बिल्डिंग्स के लिए भी एनर्जी एफिशिएंसी की रेटिंग है एंड वो है ECBC यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। यहाँ पर भी HVAC इंडस्ट्री को एनर्जी एफिशिएंट HVAC सिस्टम्स डेवलप करने पड़ रहे हैं। देन है PAT स्कीम यानी कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम एंड
एंड ये भी इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है सो दैट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया जाए। तो इस तरह की रेटिंग कोड एंड स्कीम्स को मैंडेटरी करने का इंपैक्ट ये हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड जो इंडिया की एचवीएसी इंडस्ट्री है ये काफी कम्पिटिटिव हो रही है। उसको मेक इन इंडिया एंड पीएलआई भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या है कि 2021 में पीएलआई फॉर व्हाइट गुड्स के थ्रू 6,238 करोड़ का आउटले किया गया था एंड उसके बाद इसे फर्दर भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पीएलआई के तहत जो लास्ट विंडो ओपन हुई थी वो हुई थी 15 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 के बीच में। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड ने 13 एप्लीकेशंस रिसीव की थी जिसमें टोटल 1914 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया गया। तो इससे होता यह है कि जो भी प्लेयर्स पीएलआई के कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन्हें प्लांट्स को सेटअप करने के बाद कुछ इंसेंटिव भी मिलता है एंड ये इन प्लेयर्स के लिए काफी बड़ी सपोर्ट हो जाती है। तो अब हम बढ़ते हैं आज के बिजनेसेस की तरफ एंड यहाँ पर कई सारे इंडस्ट्री पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे एंड आज के कवर किए जाने वाले बिजनेसेस के अंदर हमें थोड़े ज्यादा टाइम की जरूरत है सो दैट एक होलिस्टिक एनालिसिस हो पाए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने वीडियोस में जनरली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को कवर करते हैं, ये हाईली वोलाटाइल तो होते हैं बट ह्यूज ग्रोथ का पोटेंशियल भी होता है। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लाया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है। प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। इनके फ्लैगशिप सेक्शन डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सिलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। डेमो के लिए मैं अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर वाली बकेट को ओपन कर देता हूँ। किसी माइक्रो कैप में 2.5x की ग्रोथ गाइडेंस है, कहीं पर 90% की ग्रोथ गाइडेंस के साथ 6 to 7 टाइम्स कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। एक एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल ग्रोथ के ट्रिगर्स हैं एंड क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहाँ पर कई स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर प्राइम आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हर वर्किंग डेज में वो अपडेट्स आते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओस में डिसीजन मेकिंग के लिए आईपीओ सेक्शन को यूज किया जा सकता है। पल्स में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को ऐड कर सकते हैं एंड इनके बारे में सारे अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। स्मॉल कैप्स में अपने नॉलेज को इनहेंस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स के एक्सेस के चार्जेस एंड सोवरिन टाइम के एक्सेस के चार्जेस आपके सामने ये रहे, लेकिन जो सारे प्रीमियम फीचर्स 90 डेज के लिए फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना है एंड उसके लिए कूपन कोड यूज करें फ्री ट्रायल। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो फर्स्ट प्लेयर हमारा इंडस्ट्रियल एचवीएसी सेगमेंट से है एंड इनकी जो एक्सपर्टाइज है वो डिफेंस के शिप्स एंड सबमरीन्स में है। यहाँ पर ये डोमिनेंट प्लेयर है, मार्केट लीडर है एंड क्लोज टू मोनोपोली है। तो मैरीटाइम एचवीएसी में आज तक जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ के कारण, बट हाल ही में हमने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कमर्शियल शिप बिल्डिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाली है इंडिया में, जो कि 60% से ज्यादा के कैगर पर ग्रो कर सकती है आने वाले कई सालों तक। एंड इसके जो हमने रीजंस डिस्कस किए थे वो ये थे कि आज इंडिया का जो ग्लोबल शिप मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट शेयर है वो क्लोज टू 1% है एंड चाइना का समवेयर 60% के अराउंड है। इंडिया में कमर्शियल शिप बिल्डिंग को बूस्ट करने के लिए लास्ट मैरीटाइम कॉन्क्लेव में कुछ पॉइंट्स बाहर आए थे। यहाँ पर इंडिया ने अग्रेसिव टारगेट सेट किए हैं कि बाय 2030 हमें टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में आना है एंड बाय 2047 हमें टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट में आना है। तो इससे ये हो रहा है कि कमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी एचबीएसी सेगमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज के नए डोर्स ओपन हो रहे हैं, जो कि उन प्लेयर्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो पहले से ही नेवल शिप्स एंड सबमरीन्स के लिए एचबीएसी सप्लाई कर रहे थे। तो शिप्स एंड सबमरीन्स के एचबीएसी के लिए एक स्ट्रक्चरल टेलविंड है, क्योंकि यहाँ पर एचबीएसी लग्जरी नहीं बल्कि लाइफ क्रिटिकल सिस्टम होता है। इसलिए यहाँ पर डीजीक्यूए अप्रूवल्स, सी ट्रायल्स, मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग एंड ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन लगती है एंड इन्हीं सब के चलते ये हाई एंट्री बैरियर वाला सेगमेंट है। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी इस कंपनी के सेगमेंट में एंटर नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट बिजनेस जो कि एक माइक्रो कैप है, क्लोज टू मोनोपोली है, लेकिन मार्जिन क्रैश हुए हैं, क्यों हुए हैं वो भी बताएंगे। तो नाम है श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड, जो मिशन क्रिटिकल एचवीएसी एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम डेवलप करती है, जिसका यूज नेवी एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस सेक्टर में होता है। एंड यहाँ पर जो एचवीएसी है लाइफ क्रिटिकल सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आप बिड्स लगाने के लिए तभी अप्रूव होते हो जब आपके पास मैंडेटरी अप्रूवल्स एंड क्वालिफिकेशंस हो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ही था। तो नेक्स्ट आता है कि कंपनी के पास मोड क्या है। तो क्या है कि आज नए ऑर्डर्स में इनका ऑलमोस्ट 80% ऑफ मार्केट शेयर है, जो इन्हें अपने सेगमेंट में क्लोज टू मोनोपोली बनाता है। वेंडर एक बार इन्हें अप्रूव कर देता है तो रिपीट ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो ये आपके सामने कुछ रिसेंट के एमओयू हैं, जिसमें से एक हुआ है मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ एंड सेकंड हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। तो क्या है कि एक वारशिप की लाइफ 25 से 30 साल की होती है। तो एक बार इनका एचवीएसी सिस्टम शिप में लग जाता है तो स्पेयर, रिफिट, अपग्रेड, एएमसी, इन सबसे रिकरिंग रेवेन्यू आती रहती है थ्रू द लाइफ स्पैन ऑफ दैट शिप और सबमरीन। एंड बिगिनिंग में हमने ये भी देखा था कि कैसे इनकी जो नेचर ऑफ ऑर्डर है वो संबट आइसवर्क से मिलती है। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, मार्जिन क्यों क्रैश हुए हैं, ये सब जानने से पहले क्योंकि हम थोड़ी पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो पास्ट परफॉर्मेंस में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल
2023 में इन्होंने रेवेन्यू बनाई थी 50.5 करोड़ की। ऑफ कोर्स ये नंबर मिलियन में दिए हुए हैं, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोल रहा हूं। एंड फाइनेंशियल 25 में इनकी रेवेन्यू रही थी 98.7 करोड़ की, जो कि 40% के कैगर की ग्रोथ है। वेयरएज अगर हम नेट प्रॉफिट्स में देखें, ये 3.38 करोड़ से बढ़कर हो गए हैं 13 करोड़, जो कि क्लोज टू 4 टाइम्स की ग्रोथ है। एंड ये सब पॉसिबल हो पाया है इंडस्ट्री में टेलविंड से, इनके द्वारा किए गए कैपेक्स से, स्ट्रॉन्ग R&D से एंड इंडिजिनाइजेशन से। तो नेक्स्ट आता है कि मार्जिन्स क्यों क्रैश हुए। तो क्या है कि इनकी ऑर्डर बुक में बिग चंक ऑफ न्यू ऑर्डर्स हैं, जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए लार्ज ऑन-साइट मैन पावर चाहिए होती है, बिलिंग साइकिल थोड़े लॉन्गर होते हैं, जो कि नियर टर्म में मार्जिन्स को कंप्रेस करते हैं। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी टीम का साइज 247 से बढ़ाकर 323 कर दिया है विद इन 6 मंथ्स फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट डिलीवरी। तो ज्यादा डिलीवरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें अभी ज्यादा फ्रंट लोडेड कॉस्ट को बियर करना पड़ रहा है। इससे बिजनेस स्ट्रक्चरली वीक नहीं लगता, बट एग्जीक्यूशन टाइमिंग का इंपैक्ट है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले है ह्यूज टेलविंड इन इंडस्ट्री। तो उसके बाद अगर इनकी हम ऑर्डर बुक के साइज को देखें तो फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट हाफ में जो ऑर्डर बुक क्लोजिंग है वो हुई है 327.6 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू का कंपैरिजन में 3.3x है। H1 फाइनेंशियल 26 में जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं उनकी वैल्यू है 162 करोड़, जो कि टोटल ऑर्डर बुक के 50% है। तो क्या है कि जब ऑर्डर्स का इनफ्लो सडनली बढ़ता है तो एग्जीक्यूशन के लिए अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा लगती है एंड इससे नियर टर्म में मार्जिन्स इंपैक्ट होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो EBITDA मार्जिन्स की इनकी गाइडेंस है वो 20 से 22% की है, जो कि काफी अच्छी है। उसके बाद बाई फाइनेंशियल 31 इनका जो रेवेन्यू का टारगेट है वो है 1000 करोड़ का। वेयरएज फाइनेंशियल 25 में इन्होंने जो रेवेन्यू बनाई थी वो बनाई थी 98.73 करोड़ एंड ये गाइडेंस फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 10x के अराउंड है। वेयरएज अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनकी 100 करोड़ की गाइडेंस है, जो कि अगेन फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 10x के अराउंड की गाइडेंस है। तो ये इंप्रेसिव ग्रोथ गाइडेंस है बट अनरियलिस्टिक नहीं है, बट इन्वेस्टर्स को एग्जीक्यूशन को भी ट्रैक करने की जरूरत है। उसके बाद इनका एक कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएंगे उसमें हैवी फैब, क्रिटिकल वारशिप पार्ट्स, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, एयर कूल्ड चिलर्स, सब जीरो चिलर्स, ये सब आते हैं। एक बार कमीशनिंग हो जाएगी ऑफ कोर्स ये भी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जैसे कि ये शिप्स, सबमरीन्स, इन सबके लिए ऑयल फ्री HVAC सिस्टम्स डिलीवर कर ही रहे हैं, तो डाटा सेंटर्स के लिए भी ये अपनी एक्सपर्टाइज को यूज करने वाले हैं। एंड इस सबके लिए इनका स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है MS स्मार्ट DT के साथ, जो कि ग्लोबली वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर है फॉर प्रोवाइडिंग ऑयल फ्री कूलिंग सॉल्यूशंस फॉर डाटा सेंटर्स। तो ऑयल फ्री चिलर्स की एडवांटेज क्या होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑयल नहीं है तो कोई वियरिंग सरफेस नहीं है, ऑयल रिलेटेड मेंटेनेंस एलिमिनेट हो जाती है। कन्वेंशनल चिलर्स 20% ज्यादा डिग्रेड होते हैं फॉर एवरी 10 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। एंड जो स्मार्ट DT के कस्टमर्स हैं उन्होंने 50% लेस मेंटेनेंस कॉस्ट को रिपोर्ट किया है। तो ये है टोटल कॉस्ट का कंपैरिजन फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स बिटवीन द स्मार्ट DT चिलर एंड लीडिंग स्क्रू चिलर। तो फर्स्ट कॉस्ट के कंपैरिजन में स्मार्ट DT चिलर्स की फर्स्ट कॉस्ट ज्यादा है, उसके बाद कुछ कॉस्ट एलिमिनेट ही हो जाती हैं। देन मेंटेनेंस कॉस्ट को भी देखें तो स्मार्ट DT चिलर्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है एंड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखें वो भी स्मार्ट DT चिलर्स की कम है। तो डाटा सेंटर इंडस्ट्री जो कि 30% से ज्यादा के कैगर पर ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर इनको अगर ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट होते हैं तो ये भी गेम चेंजर हो सकता है। तो कुछ की रिस्क जो इस तरह के बिजनेसेस के अंदर होते हैं उनको देख लेते हैं। तो इस तरह के जो टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस रहता है, नेबी का पेमेंट साइकिल भी समटाइम्स स्लो हो सकता है। उसके बाद HVAC के एग्जीक्यूशन मार्जिन्स भी थोड़े लोअर रहते हैं, या इंडस्ट्री में कोई प्लेयर नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है तो उससे भी बिजनेस डेंट होता है। तो यहाँ पर जो मेजर रिस्क है वो एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, डिमांड के रिलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स बिजनेस बहुत ही छोटा है, बहुत ही अर्ली स्टेज पर है, इसलिए नंबर्स को देखकर ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं की जा सकती। तो ये है इस बिजनेस के बारे में मेजर चीजें। तो नेक्स्ट बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल HVACs, रेजिडेंशियल HVACs, इन सबकी बैकबोन है। तो क्या है कि हीट एक्सचेंजर्स जो क्रिटिकल कंपोनेंट है HVAC सिस्टम्स का, ये उसमें एक्सपर्टाइज रखते हैं एंड यहाँ पर टोटल डिमांड का 60% इंपोर्ट से मीट होता है। तो यहाँ पर अगर कोई प्लेयर सिर्फ इंपोर्ट को ही सब्स्टिट्यूट करता है तो भी उसके पास मैसिव अपॉर्चुनिटी है। एंड इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि ज्यादातर कंपनीज सप्लाई चेन की अपर साइड पर कंपीट कर रही हैं, जबकि कोर सप्लाई कॉन्स्टेंट सेगमेंट में इनका फोकस नहीं है। एंड इस सप्लाई कॉन्स्टेंट मार्केट में बिजनेस ने अपनी कैपेसिटी को 6 टाइम्स बढ़ाया है एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होने के कारण इनके मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं। तो बिजनेस का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। बट व्हाई दिस बिजनेस? तो क्या है कि हाल ही में ही इन्होंने अपना ग्रीनफील्ड कैपेक्स कंप्लीट किया है एंड
वो किया 30th ऑफ मई को। एंड इस कैपेक्स के कंप्लीट होने से इनकी कैपेसिटी 6 टाइम्स बढ़ी है। तो यूटिलाइजेशन की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये 20% यूटिलाइजेशन का टारगेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड तक 50% का टारगेट कर रहे हैं एंड उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 80% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का टारगेट कर रहे हैं। तो पीक यूटिलाइजेशन पर इस नई कैपेसिटी से 2000 करोड़ की रेवेन्यू का पोटेंशियल है। तो ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपोर्ट से लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकी 15% के अराउंड रेवेन्यू आई है एंड ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स इसे बढ़ाकर 50% तक ले जाने का टारगेट किया जा रहा है। तो इंडस्ट्री के सारे लीडिंग प्लेयर्स इनके क्लाइंट्स हैं जो कि इनके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस को दिखाता है। उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट यह है कि इनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है विद सफेयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स फॉर एक्वायरिंग द बस एसी डिवीजन। एंड ये जो बस एयर कंडीशनिंग है ये 20 से 25% के कैगर पर ग्रो कर रही है। तो ये भी कंपनी के लिए फ्यूचर में एक ग्रोथ का रीजन बन सकती है। उसके बाद प्रीवियसली हमने शेयर किया था कि हेवल्स ने भी इन्हें अपना सप्लायर्स अप्रूव किया है एंड इस जनवरी से हेवल्स को अपना कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना है एंड इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी इनकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसका रेलवे की तरफ से भी ये एक अप्रूव्ड वेंडर बन गए हैं एंड इस मार्च तक ये अपना प्रोटोटाइप कंप्लीट कर सकते हैं एंड उसके बाद 6 मंथ्स और लगेंगे देन ये रेलवे टेंडरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद आने वाले कुछ सालों में इन्हें PLI का इंसेंटिव मिलेगा। देन रिप्स यानी कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत भी इन्होंने कुछ कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया था तो वहां से भी इन्हें कुछ इंसेंटिव मिलेगा। तो फर्दर अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क यही रहता है कि कोई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए जिसकी इनके पास एक्सपर्टाइज ना हो तो वो इनके बिजनेस को डेंट कर सकता है। वेरएस अगर हम बाकी नंबर्स को देखें तो बैलेंस शीट एक्सीलेंट है, कंपनी ऑपरेशन से कैश भी जनरेट कर रही है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक वैसा का वैसा ही है, FIIs ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है, DIs ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड किसी का स्टेक अगर कम हुआ है वो हुआ है पब्लिक का एंड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी कम हुए हैं जो कि एक अच्छा साइन होता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में ये ओवरवैल्यूड है, लेकिन बिजनेस के अंदर जिस तरह से ग्रोथ आ रही है उसके हिसाब से ये फेयरली वैल्यू टू ओवरवैल्यूड कैटेगरी में आता है। बट जिस तरह से सप्लाई कांस्टेंट मार्केट में इन्होंने अपनी कैपेसिटी को डेवलप किया है उसके हिसाब से ये प्रीमियम वैल्यूएशन ही कमांड करेंगे। तो ये एक बिजनेस है जिसे हम फोकस में रख सकते हैं। उसका एक मिड कैप प्लेयर है जो कि मल्टीपल हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज के अंदर पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाला एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। इंडिया की पावर ग्रिड इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है, क्लाउड एंड डाटा सेंटर इंडस्ट्री को कैटर कर रहा है, मोबिलिटी को कैटर कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को कैटर कर रहा है, एरोस्पेस एंड डिफेंस को कैटर कर रहा है एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी कैटर कर रहा है। तो बिजनेस का नाम है श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इन्होंने डाटा सेंटर कूलिंग सॉल्यूशंस में भी फोरे कर दिया है। तो इस सेगमेंट में ये नए हैं एंड अभी यहां से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन नहीं है तो इसलिए इसे हम HVAC कंपनी तो नहीं बोल सकते, बट ये एक प्रोमिनेंट पावर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज एंड श्नाइडर ब्रांड की एक्सेप्टेंस भी है। तो क्या है कि डाटा सेंटर इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी रिकरिंग एक्सपेंडिचर है यानी कि पावर एंड एयर कंडीशनिंग की, ये उसमें प्रेजेंट है एंड इसलिए इस बिजनेस को हम डाटा सेंटर इंडस्ट्री का एक परफेक्ट प्रॉक्सी प्लेयर भी बोल सकते हैं। तो प्रीवियसली हमने एक और बिजनेस को स्टडी किया हुआ है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपनी एक्सपर्टाइज रखता है एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज को कैटर करता है। इनके बिजनेस का भी एक नया सेगमेंट HVAC सेगमेंट भी है। तो बिजनेस का नाम है हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड। तो इन्होंने क्या किया है कि फ्रेंच बेस्ड बीलिंग सॉल्यूशंस का एक्विजिशन किया है जो कि रोबोटिक्स, EMS, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, R&D इन सब में एक्सपर्टाइज रखती है एंड ये कंपनी की इनोवेशंस को एक्सीलरेट कर सकती है टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। तो बीलिंग के पास ऑलरेडी 6 फुली ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस हैं। इनके एक्विजिशन के साथ इन्हें यूरोप के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी मिल जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड इस एक्विजिशन में इनका प्लांट, मशीनरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेज ऑर्डर सब कुछ आते हैं। रोबोटिक्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि काफी फास्ट पेस पर ग्रो कर रही है। ये इस इंडस्ट्री में कैसा कर पाते हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वेयरएज अगर हम HVAC सिस्टम्स की बात करें तो ये भी इनका एक नया सेगमेंट है, यहाँ से कोई मेजर रेवेन्यू नहीं आती है, इसलिए इस सेगमेंट का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन काफी माइनर है एंड इसे हम सिर्फ HVAC प्लेयर नहीं बोल सकते, बस बिजनेस को वॉच पर रख सकते हैं सो दैट हम डेवलपमेंट्स को मॉनिटर कर पाए। तो डिस्कस किए गए फर्स्ट 3 प्लेयर्स में से अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हम बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी डेफिनेटली करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।